उत्तर प्रदेश में 2 फेज के वोट पड़ चुके हैं। विधानसभा की 28% सीटों पर प्रदेश की 26% जनता ने अपना मत दे दिया। पहले चरण में 60% और दूसरे में 64% के करीब मतदान हुए। वोटिंग की ये पैटर्न प्रदेश की राजनीति के 5 ऐसे फैक्टर सामने रख रहे हैं जो शायद यूपी के अगले 5 फेज के मतदान में भी देखने को मिले। चलिए तो आपको इस वीडियो में एक एक कर उन 5 बड़े फैक्टर जो हैं उसके बारे में बताते हैं। पहला, मुस्लिम बाहुल इलाकों में बंपर वोटिंग। पहले 2 फेज में जिन 20 जिलों में वोट पड़े उनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां प्रदेश का सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। पहले फेज में 60% वोट पड़े, लेकिन शामली के कैराना में सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े। अभी तक इतनी वोटिंग किसी भी सीट पर नहीं हुई है। दूसरे फेज में कुल 9 जिले थे जिनमें सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले टॉप 6 जिले अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली हैं। यानी 9 में से 6 मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। अब सवाल है कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच दिख रहा है। पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड उठा लें तो बीजेपी को मुस्लिम वोट जो है वो कम मिलते रहे हैं। बीएसपी और ओवैसी भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा फाइट में नहीं दिख रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोटर अपना वोट खराब नहीं करेंगे, यानी उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है। यानी कुछ हद तक दोनों फेज में समाजवादी पार्टी फायदे में रही। आगे भी ये ट्रेंड दिख सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। वोटों का ध्रुवीकरण बहुत कम होता दिखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे टफ पहला और दूसरा फेज माना जा रहा था। वजह थी कि दोनों जगहों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। साल 2014, 2017 और 2019 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी इसलिए फायदे में रही कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। फिर कैराना में पलायन का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा और अब की बार आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कई जगहों पर जाट मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन किया। बीजेपी के भाषणों को देखें तो उन्होंने अपने 5 साल के जो विकास के काम हैं वो शुरुआती कुछ दिनों में तो गिनाए, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अमित शाह ने कैराना से रैली की, अपनी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। फिर जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत करने जैसे बयान दिए। चुनाव में ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इस फैक्टर को समझने के बाद भी ये सवाल बनता है कि आगे का ट्रेंड जो है क्या हो सकता है। दोनों फेज में मुस्लिम आबादी वाली सीटों जो सीट है वो सबसे ज्यादा है। मियां भाई से लेकर मुजफ्फरनगर दंगों और जो कैराना पलायन का जो मुद्दा था वो सुर्खियों में रही, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। ऐसे में कम ही उम्मीद है कि आगे के फेज में ध्रुवीकरण का कार्ड काम आए। चलिए अब यूपी के अगले 5 फेज के मतदान को लेकर क्या पैटर्न रह सकता है उसे समझने के लिए हम आपको तीसरा फैक्टर बताते हैं। मतदान में शहरी जो मतदाता का उत्साह कम दिखा है। पहले चरण में नोएडा और गाजियाबाद ऐसी जगह सीट थी जहां सबसे कम वोट पड़े। वहीं ग्रामीण क्षेत्र जैसे मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली में जो वोट फीसदी है वो बढ़ गया। दूसरे फेज में शाहजहांपुर, बदायूं जैसी जगहों पर मतदान का उत्साह भी कम दिखा। औसत देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 65% वोट दिखते हैं। शहरों में जो है वो 55 से 60%, मतलब करीब 5 से 10% वोटों का अंतर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 30 से 40 हजार वोट कम पड़ रहे हैं। तो मोटे तौर पर शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है। ऐसे में अगर वोटर घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो सत्ता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब इसके बाद आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है। पहले दूसरे फेज में ग्रामीणों का वो बेल्ट था जहां किसान आंदोलन का असर था। कृषि कानूनों को वापस लेने से लेकर रैलियों तक में बीजेपी ने मनाने की कोशिश की किसानों को, लेकिन ग्राउंड पर असर कम ही दिखा। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका जो है विरोध हुआ और उसकी खबरें सामने आई। इसका असर मतदान में भी दिखा। हालांकि आगे के चरण हैं उनमें किसान आंदोलन का ज्यादा असर है और ना ही आरएलडी और जयंत का चौधरी का साथ है। तो अखिलेश जो है वो अकेले हैं। ऐसे में आगे के चरणों में बीजेपी शहरों में फायदे जो है कर सकती है और गांव में वोटिंग प्रतिशत पश्चिमी यूपी जैसा ना हो। चलिए अब चौथे फैक्टर पर चलते हैं। गैर यादव ओबीसी ब्राह्मण वोटर कहां हैं। साल 2014, 2017 और 2019 में गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मण वोटर ने बीजेपी को बंपर जीत दिलाई, लेकिन अब की बार गैर यादव वोटर बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे चेहरे बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। ये जो ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं
और कुछ जगहों पर मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा के वोटों का बंटवारा होता दिख रहा है। लोधी वोट अभी भी बीजेपी के साथ है, प्रजापति वोट अभी भी बीजेपी के पास है, लेकिन ओबीसी की गैर यादव बिरादरी में समाजवादी पार्टी सेंध लगाने में सफल दिख रही है। अब आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है वो देखिए। कुछ ओबीसी नेताओं का बीजेपी से टूटने की वजह से परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों और घटनाओं के जरिए भी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यह इतना जो है वो आसान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं के सामने केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। साल 2017 में बीजेपी को अपने पीक पर माना गया। 2019 में बीजेपी को 72% गैर यादव ओबीसी वोट मिले। ऐसे में अब की बार उसे नीचे आने की संभावना है। अवध बेल्ट में बीजेपी फायदे में रह सकती है, लेकिन पूर्वांचल में समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहां स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं का कुछ सीटों पर अच्छा प्रभाव है। चलिए अब आते हैं पांचवें और आखिरी फैक्टर पर। समाजवादी पार्टी और आरएलडी को परसेप्शन का फायदा होता दिखता है। यूपी के 2 चरणों में जाट और मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में थे। ये दोनों बीजेपी से नाराज माने गए। ऐसे में पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहीं आरएलडी के आने से जाट और मुस्लिम वोट समाजवादी गठबंधन को मिलने की उम्मीद ज्यादा दिखी। माहौल बना कि 10 और 14 फरवरी को हुए मतदान में समाजवादी पार्टी गठबंधन फायदे में रही। पिछले कुछ चुनावों में यही पैटर्न दिखा कि जो पार्टी शुरुआती फेज में प्लस वोट ले जाती है वो आगे तक रहता है। उसका वो ट्रेंड जो है आगे का ट्रेंड वही हो सकता है। चुनाव में जीत का जो नैरेटिव सेट होने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो फ्लोटर वोटर हैं वो हवा देखकर जीतने वाली पार्टी को ही वोट कर देते हैं। यानी जिस वोटर ने तय नहीं किया कि किसे वोट करेगा वो फ्लोटर वोटर कहलाता है। वो नैरेटिव के जरिए अपनी लाइन क्लियर कर लेता है। यानी आगे के फेज में समाजवादी पार्टी को कुछ जगहों पर फायदा मिलता दिख सकता है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।